प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीसी के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का भी होगा शुभारंभ। पोर्टल से मिल सकेगा शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों को दिया 3000 से अधिक नवनिर्मित फ्लैट का उपहार। कहा, आज देश में गरीब की सरकार, नीतियों और निर्णयों के केंद्र में गरीब। बिना नाम लिए विरोधियों पर बोला हमला। कहा, हम काम में विश्वास करते हैं, विज्ञापन में नहीं। पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को कोहिमा युद्ध स्मारक जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। विभिन्न शिक्षा परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बुधवार को नागालैंड को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। गुरुवार को शुरू होगा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी का छठा चरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रक्रिया का शुभारंभ। 2 चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से होगी ऑनलाइन नीलामी। गुरुवार से शुरू होगी निविदा दस्तावेज की बिक्री। T20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रनों से हराकर भारत ने सेमीफाइनल की ओर मजबूती से बढ़ाए कदम। विराट कोहली ने फिर खेली शानदार पारी। T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। ये पोर्टल नागरिकों की उन शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट प्रदान करेगा। ध्यान रहे, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस बार का विषय एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के हजारों झुग्गी झोपड़ी वासियों को नवनिर्मित फ्लैट्स का तोहफा दिया। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3000 से अधिक फ्लैट्स को औपचारिक रूप से ऐसे लोगों को सौंपा गया जो कभी झुग्गी झोपड़ियों में जीवन बिताते थे। अपनी जिंदगी के इस बड़े सपने को पूरा होने के मौके पर लोगों की आंखों में एक अलग ही खुशी की रोशनी नजर आई। देश के हर नागरिक के सिर पर छत के सपने को पूरा करने में मिशन मोड में काम कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के हजारों लोगों को बुधवार को फ्लैट की चाबी सौंपी। बढ़ते शहरीकरण के दबाव के बीच महानगरों की झुग्गी झोपड़ियों की जगह आधुनिक फ्लैट बनाकर झुग्गी झोपड़ी वालों को देने के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में बने 3024 फ्लैट की चाबी उन लोगों को सौंपी जो दशकों से अपने घर का सपना देख रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की केंद्र सरकार गरीबों की सरकार है जो देश के गरीबों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती। आज गरीबों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है, लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है। आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है। विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 7 दशकों में देश के शहरों का संतुलित विकास नहीं हुआ और शहरों के निर्माण में अपना खून पसीना देने वालों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन आज केंद्र सरकार देश के गरीबों को मजबूत करने के लिए तमाम काम कर रही है। दिल्ली के भी 50,000 से ज्यादा
रेहड़ी पटरी वाले मेरे भाई बहन ने स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी दी गई 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता भी दिल्ली के छोटे उद्यमियों की काफी मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी देश के गरीबों को 2 साल तक मुफ्त अनाज दिया गया, जिसमें एक देश एक राशन कार्ड योजना ने बहुत मदद की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए हजारों करोड़ रुपए के विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया है, जिसमें मेट्रो नेटवर्क को विस्तार देने से लेकर सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए विज्ञापन छापने के राजनीतिक कदम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, न कि विज्ञापन करने में। जितनी चीजें मैंने गिनाई ना, आप बताइए कितने रुपयों की मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी? कितने अखबार के पेज भरे पड़े, अखबार में मोदी फोटो चमकती हो, और कितने दे देते? इतना सारा काम मैं अभी जो गिना रहा हूं, अभी तो बहुत कम गिना रहा हूं, वरना समय बहुत ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों के मामलों को सुलझाने के केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र किया, तो नए घर पाने वालों से बिजली पानी बचाने के अलावा स्वच्छता रखने की अपील भी की। दशकों से एक अदद घर का सपना देख रहे लोगों को जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथों अपने घर की चाबी मिली, तो उनकी खुशी देखने लायक थी। इन हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। 40 साल से झुग्गी में थे, बच्चे इतने थे, हम इतने बहुत दुखी थे, बहुत गंदगी से बहुत दुखी थे, और लैट्रिन का कोई सुविधा नहीं था। प्रधान जी ने जो हमें मकान दिया, हमें बहुत खुशी है, हमारे बच्चे की खुशी एक लाइफ बन गई है। बहुत मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारा फ्लैट मिल गई, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। मेरे जैसे हम लोग झुग्गी झुपड़ी में रहते थे, बहुत गंदगी था, वहाँ पर बच्चे का पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होती है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें ऐसे माहौल में रहते थे, अब अच्छा परिवेश दिया, उन्होंने मकान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 से 50 साल तक उन मलिन बस्तियों में गुजारा किया है। 40 साल के बाद आज उनके चेहरे पर खुशी आई है, जब प्रधानमंत्री जी ने उन्हें उनके मकान की चाबी सौंपी है। गौरतलब है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से 376 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास का काम किया जा रहा है। इस पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वालों को उचित सुख साधनों एवं सुविधाओं से लैस बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। जहां मोदी सरकार महानगरों में झुग्गी झोपड़ी के पुनर्वास के काम को तेजी से कर रही है, तो वहीं पूरे देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी लोगों के घरों का सपना पूरा कर रही है। गिरीश निशाना, धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि दुनिया में चल रही तमाम समस्याओं के बावजूद भारत व्यापारिक निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश बना हुआ है। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में सप्लाई चेन की समस्या के समाधान के लिए भारत पर भरोसा जताने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटक राज्य सबसे ऊपर बना हुआ है, जिससे कर्नाटक में लगातार विदेशी निवेश भी आ रहा है। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के निवेशकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया कि कैसे भारत सरकार पुराने दौर को पीछे छोड़ते हुए नए फैसलों और नई नीतियों के जरिए नए भारत का निर्माण कर रही है, जहां निवेशकों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के प्रति वैश्विक नजरिए का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के इस समय में पूरी दुनिया को विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत मजबूत हैं। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। भारत में भी युद्ध और महामारी से बनी स्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा ही है। बावजूद इसके आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये दौर
इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत है। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अपनी सरकार की ओर से किए गए तमाम फैसलों का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ और विश्लेषक भारत को एक उज्जवल स्थान मानते हैं। ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं, उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशनल और प्रोडक्शन काफी हद तक राज्यों के नीति निर्णयों पर निर्भर होता है। इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों को आगे बढ़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कर्नाटक सरकार की भी तारीफ की और कहा कि डबल इंजन की पावर से कर्नाटक कई क्षेत्रों में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। कर्नाटका की गिनती आज दुनिया के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर के तौर पर हो रही है। यहां कर्नाटका में इंडस्ट्री से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक, फिनटेक से लेकर बायोटेक तक, स्टार्टअप से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी तक, हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। विकास के कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं कि कर्नाटका सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों को ही नहीं बल्कि कुछ देशों को भी चुनौती दे रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों और नेतृत्व का ही नतीजा है कि मौजूदा वक्त में आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से अपने पैर जमाए हुए है। Honorable Prime Minister led from the front and made sure that Indian economy will not be severely threatened by these developments outside, ensured that hand-holding happened, targeted supports were extended to industries which required, particularly the MSME. सम्मेलन में आए दुनिया भर के निवेशकों ने भी मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की। With this trajectory, what the Prime Minister has laid out, we are actually in a path where nobody can stop us from becoming the second largest economy in a decade or so. I think this is a very promising country to invest in. I think all the speakers today have shown a lot of enthusiasm for the investors to come and start investing here. So we are really happy and we are really proud to be here. इस सम्मेलन में 300 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ ही कई व्यावसायिक प्रदर्शनियों और अन्य सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें जर्मनी, नेदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हो रहे हैं। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को कोहिमा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो किगवेमा गांव का दौरा करेंगे। गांव में वे ग्रामीण परिषद और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गुरुवार को ही राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे मिजोरम में शिक्षा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गुरुवार शाम को राष्ट्रपति आइजोल के राजभवन में अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागालैंड को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कोहिमा में आयोजित समारोह के दौरान राज्य में शिक्षा, सड़क और वित्त क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागालैंड सरकार की ओर से आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति नॉर्थ ईस्ट के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। The development of infrastructure is a key parameter for the growth
of a nation state. The Act East policy of the Government of India focuses on the overall development of the Northeast region. The inauguration of several roads and bridges under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana today will give a new boost to the connectivity in the region. वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के छठे चरण की शुरुआत गुरुवार को होगी। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नीलामी के अगले चरण की शुरुआत करेंगी। निविदा दस्तावेज की बिक्री गुरुवार से शुरू होगी। ये नीलामी 2 चरणों की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की 2 महिला अधिकारियों को पहली बार महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। आईजी सीमा धुंडिया सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर की प्रमुख होंगी। वहीं आईजी एनी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की प्रमुख होंगी। इन दोनों अधिकारियों ने इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के आसपास बना हुआ है। आगामी दिनों में भी यही स्थिति बने रहने की उम्मीद है। इसी के मद्देनज़र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बुधवार को दिल्ली में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। यह बैठक दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए की गई, जिसमें एनसीआर जिलों में कार्यान्वयन एजेंसियां शामिल रहीं। इस दौरान संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के चरण 1, 2 और 3 के कार्यान्वयन को बढ़ाने के साथ ही ठोस कार्रवाई पर भी बात की गई। इसमें आयोग के वैधानिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी दंड का प्रावधान शामिल है। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से फायर टेंडर, सड़कों के 24 घंटे यांत्रिक सफाई, निर्माणाधीन साइटों पर स्मॉग गन का उपयोग, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के खिलाफ सतर्कता सहित पानी के छिड़काव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो वहीं कूड़ा जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई, उद्योगों में केवल स्वीकृत स्वच्छ ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करने और खनन गतिविधियों पर रोक लगाने, पीयूसीसी के साथ नहीं चलने वाले वाहनों के खिलाफ चालान जारी करने, धूल पैदा करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तंदूर तथा भट्टी में कोयले के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से वहां पराली जलाने की घटना में 19% की वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने पराली जलाने के नियंत्रण के मामले में हरियाणा सरकार के प्रयास की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऐसी घटनाओं में 30.6% की गिरावट देखी गई है। वहीं पंजाब में लगातार पराली जलाने की घटनाओं ने राजधानी दिल्ली को अधिक प्रदूषित कर दिया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इथेनॉल के विभिन्न कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इसका फायदा देश के किसानों को मिलेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिलेगा। कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। ईटानगर के हवाई अड्डे के नामकरण को भी मंजूरी दी गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में कैबिनेट ने आज 2 अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इथेनॉल की विभिन्न कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत भारत ने पेट्रोल में बायो ईंधन के ब्लेंडिंग की योजना शुरू की है, जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके और पेट्रोल की खपत में कमी लाई जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल का 20% सम्मिश्रण का जो लक्ष्य 2030 तक तय किया था, अब उसे कम कर 2024-25 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसमें हमने क्या तय किया है कि द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हैवी मोलासेस विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹46.66 पैसे पर लीटर टू 49.41 पैसे पर लीटर। The price of ethanol from B heavy molasses, that is the one which has 2.5% ethanol attraction potential, will go up from 59.08 paise per liter to 60.73 paise per liter. It's a small amount, but it's an increase. Third one, the price of ethanol from sugarcane juice, sugar syrup will increase from 63 ₹45 per liter
to 65 rupees 61 paise per liter. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक रबी सीजन 22-23 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषण तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से 51,875 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस रबी सीजन में सभी पीएनके उर्वरक किसानों को रियायती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा और कृषि क्षेत्र को सहायता मिलेगी। उर्वरकों और उससे संबंधित कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता को केंद्र सरकार ही वहन करती है और किसानों पर इसका असर नहीं पड़ता। अन्य फैसलों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटाकरण के रूप में करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को भी अपनी मंजूरी दे दी। गिरीश निशाना के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। 106 वर्षीय मास्टर श्याम शरण नेगी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा में मतपत्र के जरिए अपना वोट दिया। सेवानिवृत्त अध्यापक श्याम शरण नेगी को देश के पहले मतदाता होने का गौरव हासिल है। किन्नौर के जनजातीय जिले के निवासी श्याम शरण नेगी ने इस चुनाव में डाक मतपत्र के जरिए मतदान किया और अब तक उन्होंने 34 बार मतदान किया है। राज्य में 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अपने घर से मतपत्र के जरिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो चुका है। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान भी जारी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चुनाव के करीब आते आते तेज होता जा रहा है। भाजपा की तरफ से बुधवार को भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हुई, जिन्हें पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेताओं ने भी संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने हमीरपुर, धर्मशाला और सोलन में जनसभाओं को संबोधित किया। हमीरपुर के नौदौन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन को कांग्रेस 4 दशक तक टालती रही। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को कर 40,000 करोड़ रुपया हमारे सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रचार में हिस्सा लेते हुए राज्य में हुए विकास कार्यों को गिनवाया। उन्होंने बिलासपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण ही बिलासपुर जैसे शहर को एम्स जैसी सुविधा मिल पाई है। ये 5 साल जिसमें से 2 साल कोरोना में गए, यानी 3 साल के अंदर 1475 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो पीजीआई से बढ़िया, दिल्ली के एम्स से बढ़िया, उसको बना करके यहाँ पर आदरणीय मोदी जी ने दिया है। ये हमको याद रखना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर भी प्रचार अभियान में जुटे। उन्होंने कहा कि भाजपा की पहचान विकास और कल्याण है। हमारी सरकार ने विकास भी किया और गरीबों का कल्याण भी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी भाजपा के लिए वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने हमीरपुर सहित कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। उधर कांग्रेस का प्रचार अभियान भी जारी है। पार्टी के नेता सचिन पायलट ने चुनाव में कांग्रेस को जन समर्थन मिलने की आशा जताई है। हर महिला जो 18 साल से उम्र ज्यादा है उसको 1500 रुपए का मासिक भत्ता हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। वहां पर 300 यूनिट हम लोग फ्री देंगे और इन सब वादों को लोगों ने स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी भी अपने प्रचार अभियान को धार देने में लगी है। गुरुवार को पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सोलन पहुंचकर वोट मांगे। हिमाचल प्रदेश की जनता यदि चाहती है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर स्कूल अच्छे हो, अस्पताल अच्छे हो और ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश को चलाना है, तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। इस बीच पार्टी का डोर टू डोर प्रचार भी चल रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। राज्य में सत्ताधारी भाजपा डबल इंजन सरकार के तहत हुए विकास कार्यों को गिनाकर एक और कार्यकाल के लिए जनादेश मांग रही है। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने चुनावी वादों के साथ मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात T20 विश्व कप की। भारत ने T20 विश्व कप के सेमीफाइनल की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। आज खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी।
अर्शदीप सिंह ने पारी का आखिरी ओवर फेंका और भारत को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश को बारिश से प्रभावित इस मैच में 16 ओवर में 151 रन का निर्धारित लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 16 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन बना सकी। विराट कोहली ने अपने फेवरेट मैदान पर जैसे ही 16 रन बनाए तो वैसे ही उन्होंने T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। इस कड़ी में उन्होंने महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा। मैच में 64 रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 5 रन से मात दे दी है और आप देख सकते हैं कि जोश में दिखाई दे रहा है पूरा हिंदुस्तान। क्या कहना चाहेंगे भारतीय टीम की शानदार जीत और 6 अंक हो गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डर जरूर लगा होगा जब लिटन दास जिस तरह से बल्लेबाजी कर। डरने की कोई बात नहीं है, सिस्टम हिला देंगे जब बागी। भाई साहब इस बार वर्ल्ड कप तो हमारे काफी साल वेट किया है, अब इस साल तो पक्का हमारा ही है। मेलबर्न में मैच होगा, मैं जरूर देखने जाऊंगा भाई साहब, जीतेगा भी जीतेगा। लेकिन केएल राहुल का जो वो रनआउट था उसने कमाल कर दिया। अगर वो रनआउट ना आता तो शायद चीजें बदल सकती, जरूर बदल सकती थी, पर एज जो सिचुएशन थी उसको केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको रनआउट किया और उन्होंने सारी अपना मैच अपनी तरफ कर लिया। तो ये कहना चाहता है कि केएल राहुल ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, जिसके दौरान मैच सारा इंडिया की तरफ से हो गया। जो सबसे अच्छा चेंज ओवर हुआ वो अर्शदीप ने किया है। अर्शदीप ही इज अ यंगेस्ट गुड प्लेयर स्टिल। लगता है जो 3 विकेट आए 7 गेंदों में उसने मैच को बदल दिया और प्लस जो केएल राहुल डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वही मेन चेंज ओवर है। पहले ये कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ 1 साइडेड मुकाबला होगा, लेकिन जिस तरह का मुकाबला दिखाई दिया उसमें क्रिकेट की जीत है, लेकिन भारत जीता है, उसने उत्साह और बढ़ा दिया। बांग्लादेश का अप्रोच पहले 6 ओवर में बहुत ही अग्रेसिव था और उसका उनको बेनिफिट मिला, उनको रन मिले, मगर वो सारे कन्विंसिंग रन नहीं थे। बहुत सारी एज में भी चौके लगे हैं, तो बॉलिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना होगा। मगर जिस तरह से अर्शदीप ने प्रेशर सिचुएशन में कमबैक किया, अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की, तो वो बहुत ही अच्छा है भारत के लिए। विराट कोहली को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अगर टीम इंडिया ये मुकाबले जीत रही। विराट कोहली आज के टाइम में सबसे नंबर 1 प्लेयर है जी। अगर कोई भी मैच में अगर विराट कोहली चल जाता है वो तो हम जीते ही जीते हैं जी, 110 वो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया। बोलना चाहूँगा आपको, एक्चुअली क्रिकेट मुझे लगता है कि पूरा टीम गेम है, तो ये पूरा का पूरा टीम वर्क है। अभी विराट कोहली फॉर्म में चल रहा है, 2 मैचेस के बाद फाइनली केएल राहुल जो है वो बहुत अच्छा खेले हैं, तो मेरे ख्याल ये ओवरऑल कंप्लीट टीम वर्क है और सभी लोगों को, सारे फैंस को, सारे प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल एक्सपेक्टेशन जितनी लोगों को थी उससे उन्होंने काफ़ी बेहतर और भी बेटर उन्होंने कैप्टनसी की है। उनकी प्लानिंग वो ऑब्वियसली इतना वोकल नहीं है फील्ड पे, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखा रही है। चलिए, सभी का यही मानना है कि टीम इंडिया ने ये मैच शानदार जीत दर्ज की है और 15 साल का सूखा है वो इस वर्ल्ड कप में खत्म होने जा रहा है। 2007 में टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और सभी ये फैंस ये मान रहे हैं कि मेलबर्न में टीम इंडिया फाइनल खेलेगी और जीतकर भी जरूर जाएगी। इस समय कैमरामैन राकेश कुमार के साथ एडिलेड ओवल से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। जबरदस्त उत्साह भारतीय खेल प्रशंसकों में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।